नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज एक ऐसे विषय की लगातार चर्चा हो रही है जिसकी चर्चा संभवतः शैक्षणिक संस्थानों के जरिए नहीं होनी चाहिए। दरअसल मामला गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का है, जहां पे 26 मार्च से 1 अप्रैल तक एनएसएस मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप लगाया जाता है शिवतराई में। और वहां पे छात्रों ने आरोप लगाया कि जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उन्हें नमाज अता करा दी गई। बलपूर्वक, दबावपूर्वक कहा गया कि आप अगर नमाज नहीं अता करेंगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं दिया जाएगा। इस पूरे आरोप के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मच चुकी है और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार एक शिक्षा के मंदिर में, जीजीयू में, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नमाज पर सियासी शोर तेज हो गया है। बिलासपुर सुर्खियों में है। इस बार मसला जबरिया नमाज पढ़वाने का है। पिछले साल भर में चौथी बार ऐसा मामला सामने आया जहां पर धर्मांतरण जैसा मुद्दा शहरी क्षेत्रों से निकलकर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के एनएसएस कैंप में कुछ हिंदू छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें ईद के दिन जबरन नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया गया। छात्रों का कहना है कि 30 मार्च को ईद के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें मंच पर बुलाया गया, नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया गया कि ये गतिविधि उनकी इच्छा के खिलाफ थी। अब इसे धार्मिक आस्था पर हस्तक्षेप माना जा रहा है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग प्रमुख शहरों से धर्मांतरण जैसी खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में बिलासपुर में जबरिया नमाज पढ़ाने का मामला और धर्मांतरण दोनों विषयों को जोड़कर देखा जा रहा है। जबरिया नमाज सियासत का आगाज। बिलासपुर में 155 हिंदुओं को जबरन पढ़ाई गई नमाज। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनएसएस कैंप के दौरान हुआ था आयोजन। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक लगाया गया था कैंप। 30 मार्च ईद के दिन की घटना। छात्रों का आरोप, विरोध करने पर दी गई धमकी, सर्टिफिकेट नहीं देने की चेतावनी। घटनाक्रम के बाद विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर दिलीप झा को एनएसएस समन्वयक के पद से हटा दिया। हम लोगों को जीजीवी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। जीजीवी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण की शिकायतें सुनने को मिला करती थी, लेकिन अब धर्मांतरण की आग शहरी क्षेत्रों में फैल गई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के शहरों में धर्मांतरण के मामले सामने आने लगे हैं। इस मसले के सामने आने के बाद धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी इस मसले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद धार्मिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। देखिए, जो भी इस प्रकार के काम करेगा उनको अब इतना समझ लेना चाहिए कि अभी तक उन्होंने जो किया, अब आगे ये सब नहीं चलेगा। अगर किसी भी प्रकार का जबरदस्ती धर्मांतरण का काम कोई भी करेगा तो वो जेल के शिक्षों में होगा। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहने के पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज जब धर्मांतरण की घटनाएं सामने आती है भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। बिलासपुर में बच्चों को जबरिया नमाज पढ़ाया जाता है। ये बच्चों का जो आरोप है बेहद ही गंभीर आरोप है। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, क्योंकि यदि बिलासपुर की यूनिवर्सिटी भले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मान्यता सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दी गई है, लेकिन गवर्नमेंट तो राज्य सरकार के द्वारा हो रही है, तो इसके पीछे दोषी राज्य सरकार है। राज्य सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं वहाँ पे कैसे हुई। कुल मिलाकर मसला सामने आया, कार्रवाई हुई, लेकिन सियासत का मुद्दा भी नेताओं को मिल गया। बिलासपुर से घनी आबादी वाले एडवांस शहर से जबरिया नमाज की घटना सामने आई तो प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि धर्मांतरण का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर वाली घटना और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन मसला बेहद गंभीर है।
ऐसे में प्रशासन और जिम्मेदारों से चूक होना भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्यों ये मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता उज्ज्वल दीपक जी है। उज्ज्वल जी, बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण जी है, वरिष्ठ नेता है आप भी। अभय जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूँ। आप खुद बिलासपुर से हैं। आपके बिलासपुर में स्थापित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है? एकदम सीधा सवाल। जो तमाम आरोप है उसे हमने लगातार सुना, देखा, समझा। जरा बताइए क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? अभय जी। डॉक्टर अवधेश जी, मैं अपनी बात की शुरुआत आपकी बात से कि शिक्षा परिसरों में ये बातें नहीं होनी, और अगर ये बातें वहां तक पहुंच चुकी हैं तो हम सबको चिंता का विषय होना चाहिए कि समाज में हम कहाँ पे खड़े। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ पूरे देश के बच्चे पढ़ने हैं, जहाँ एडमिशन माँ बाप का सपना होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, उसके बाद रिजल्ट निकलते हैं, 60 से 70% बच्चे मायूस होते हैं कि हमारा कटअप नहीं पहुंचा। उस विश्वविद्यालय जिसका देख रेख सीधे राष्ट्रपति के अंडर में देश के महामहिम करते हैं, जिसका देख रेख केंद्रीय सरकार के अंडर में होता है, वहां पे ऐसा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की 15 महीने की सरकार में दंग हूं कि जिस धर्मांतरण को ये चुनाव मुद्दा बनाते थे, जिस धर्मांतरण को ये लोग चीख चीख के कहते थे, वो 5 साल हमारी सरकार में नहीं आता था। हम अलर्ट थे संवैधानिक रूप से भी, और कहीं पे भी अगर कोई शिकायत मिलती थी उस पर कार्रवाई भी होती थी, कार्रवाइयां हुई भी है। लेकिन बिलासपुर को ही देख लीजिए कि 2 महीने के अंदर घर के अंदर, चर्च के अंदर, मोहल्ले के अंदर, और पकड़ कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदूवादी संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, शिवसेना हो, धर्म जागरण समिति हो, सब भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत संगठन है। वो जाके पकड़ते हैं, पुलिस नहीं पकड़ती, प्रशासन नहीं पकड़ता, और वो जाके वहां मारपीट करते हैं, वो जाके वहां हंगामा मचाते हैं। तब पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस उसको ले जाती है थाने, और कुछ भी रिपोर्ट लिख के अंदर करती है ताकि 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद वो छूट जाए। और धर्मांतरण का हुआ है। लौटूंगा आपके पास। ठीक है अभय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपने सही कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और विश्वविद्यालय अधिनियम में कदाचार का भी मामला इसमें बनता है, अनुशासनहीनता का भी मामला इसमें बनता है। मैं लौटूंगा आपके पास अभय जी। मैं जब एक बार उज्ज्वल जी का रुख कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले जरा फौरी तौर पे उज्ज्वल जी आपको मैं घटना बता देता हूं। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक कोटा में NSS कैंप का आयोजन किया जाता है। 159 छात्र इसमें शामिल होते हैं विश्वविद्यालय के, जो देश के अलग अलग राज्यों से वहां पे आते हैं, जो पढ़ते हैं। 4 उसमें मुस्लिम छात्र होते हैं और 155 गैर मुस्लिम छात्र होते हैं। 30 मार्च के दिन जो आरोप है कि सवेरे 6:30 से 7:15 तक योग कैंप का आयोजन किया गया। योग के ठीक बाद उन 4 मुस्लिम छात्रों को मंच पे बुलाया गया और उन्हें नमाज अता करने के लिए कहा गया, और बाकी 155 छात्रों को फॉलो करने के लिए कहा गया। बलपूर्वक ये आरोप है छात्रों के द्वारा। अब बताइए ऐसी स्थिति क्यों बन रही है उज्ज्वल जी? अवधेश जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यह इस डिबेट में आने के पहले मेरे वहां के अधिकारियों से चर्चा हुई जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये आरोप संदेहास्पद है। 159 बच्चे थे, 4 बच्चे उसमें दूसरे धर्म के थे, उसमें से एक बच्चा अपने घर वापस भी आ गया था त्योहार मनाने के लिए। ईद का त्योहार था, और ऐसा कुछ हुआ कि शायद उन तीनों बच्चों ने नमाज पढ़ा। मैं ये एजम्पशन से कह रहा हूं, मैं वहां नहीं था, ना इस कार्यक्रम को कोई वीडियो सामने आया है, और उन लोगों ने नमाज पढ़ी है। ये प्रथम दृष्टिया लॉजिकली मुझे लगता नहीं कि 3 बच्चे 155 बच्चों को मजबूर कर सकते हैं, या बलपूर्वक ऐसा कौन सा बल वो प्रस्तुत कर देंगे वहां पे। संख्या भी लॉजिकली फिट नहीं बैठती, ना ही समन्वयक, ना ही जो दूसरे वहां पे कर्मचारी थे वो दूसरे धर्म से बिलोंग करते थे कि ऐसा कुछ किया जाता। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। कुलपति जी को लेटर चला गया है, उनसे पूरे कार्यक्रम के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी मांगी गई है। कुल सचिव जी ने भी, कुलपति जी ने भी
फौरी कार्रवाई करते हुए समन्वयक को अभी हटा दिया है। उनकी जगह दूसरे समन्वयक की नियुक्ति की गई है। एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, इस पूरे मामले की जांच करके जनता के सामने आएगी। मुझे लगता है इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। धार्मिक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 3 लोग मिलके 155 लोगों को बलपूर्वक नमाज पढ़ने पे या किसी अन्य धर्म की प्रार्थना करने पे मजबूर कर दें। हिंदू धर्म कभी ये अलाउ नहीं करता, ये अनुमति नहीं देता कि दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म, देखिए हम अपना धर्म फॉलो करते हैं, दूसरे लोगों को अपना धर्म फॉलो करने की पूरी आजादी है। जहां तक बात है धर्मांतरण की, मतांतरण की, जल्द ही एक कठोर कानून आने वाला है। और मैं तो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहूंगा कि जिस दिन ये कानून आएगा विधानसभा में, लोकसभा में, क्या वो इस कानून का, इस विधेयक का समर्थन करेगी या कि वक्फ बिल की तरह बंगाल को आग के हवाले कर देगी? ठीक है उज्जवल जी, बस एक लाइन में करेक्ट कर देता हूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। आपने कहा कि 3 छात्रों ने बलपूर्वक नहीं पढ़ाया, छात्रों ने कतई नहीं पढ़ाया। आरोप की कॉपी है मेरे पास, उसमें लिखा गया है कि 3 छात्रों को मंच पे नमाज अता करने के लिए कहा गया, 4 छात्रों का जिक्र है। और जो वहां पे प्रभारी थे, जो वहां पे कोऑर्डिनेट ऑफिसर थे, जो वहां पे कैंप ऑफिसर थे, उन्होंने छात्रों से कहा कि आप इन्हें फॉलो कीजिए। छात्रों ने कतई एक शब्द भी इस पे नहीं कहा। पूरी शिकायत की कॉपी है। अनिल जी, मैं आपका रुख करता हूं। बात केवल कागजी आरोप के नहीं है, मैं तारीख के साथ उल्लेख कर देता हूं। इस पूरे मामले में छात्रों का कहना है कि साहब, हम जब कैंप से वापस लौटे 2 दिनों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए, हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय ने सिरे से खारिज कर दिया कि इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई। उसके बाद स्थानीय विधायक से छात्रों ने शिकायत की कि अमुक अमुक दिन पे अमुक अमुक घटना घटी है, कोई कार्रवाई नहीं। मैं तमाम बातें छात्रों की कही बातों को कोट करते हुए कह रहा हूं अनिल जी। 8 अप्रैल शाम 5:48 पे छात्रों के द्वारा एक मेल किया जाता है। किसे मेल किया जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, MHA, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, NSS के डायरेक्टर, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम चीजों को मेल किया जाता है 8 अप्रैल शाम 5:48 पे। कोई कार्रवाई नहीं, जो छात्र कह रहे। तब जाके मजबूरी में छात्रों का कहना है कि साहब 14 अप्रैल की देर शाम हम कोनी थाना पहुंचते हैं और वहां पे शिकायत पत्र देते हैं और थाना प्रभारी शिकायत पत्र लेके जांच का आश्वासन देते हैं। अनिल जी, देखिए डॉक्टर साहब, ये विषय है, बहुत गंभीर है और छत्तीसगढ़ के लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैं उज्जवल की बात से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो घटनाएं हैं पहले कभी देखी नहीं गई। दूसरी बात यह है कि नमाज पढ़ने से क्या धर्मांतरण हो जाएगा? अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोऑर्डिनेटर हो, दिलीप झा जो है वो भी तो हिंदू ही थे। अगर वो नमाज पढ़ा भी देते या ये लड़के नमाज पढ़ भी लेते हैं तो उससे होगा क्या? क्या वो मुस्लिम तो नहीं हो जाएंगे? तो इसके पीछे एक तो उद्देश्य साफ नजर नहीं आता। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ जो अमूमन दूसरे राजनीतिक जो गतिविधियां दूसरे प्रदेशों में जो चल रही है उससे लगभग अछूता है अभी। खास करके धर्म के मामले में, धर्मांतरण के मामले में ये बहुत शांतिप्रिय जो है, इसको शांति का आप जो है टापू कह सकते हैं, भारत का हृदय है और यहाँ पे सारे धर्मों के लोग रहते हैं। अब धर्मांतरण का भी जो मामला है, जैसे अब उज्जवल ने कहा कि एक कठोर कानून आने वाला है, तो कानून तो 2 बने। विधेयक पहले अजीत जोगी के समय बना, डॉक्टर साहब के समय बना, वो दूसरा डॉक्टर साहब, दोनों लंबित आज तक लंबित है। तो आप कौन सा कानून बनाएंगे, कौन सी कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाली बात है। मैं एक बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मेरा बचपन और मेरे जो छात्र जीवन जहां गुजरा वो मुस्लिम बहुल एरिया था, मौधापारा। वो बड़ा बदनाम एरिया था, गुंडागर्दी के लिए बड़ा फेमस था। लेकिन जब मैं साइंस कॉलेज का चुनाव लड़ा UR का, तो ब्राह्मण पारा का, उस समय ब्राह्मण पारा जो है उसका वर्चस्व था छात्र राजनीति में। जिस दिन मैंने फॉर्म भरा वहां UR का, वहां पर कोई ब्राह्मण पारा की मर्जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन मैंने जब चुनाव का फॉर्म भरा तो जिस दिन वोटिंग थी उस दिन पूरा का पूरा मौधा पारा वहां था, ये जानते हुए कि भी मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। तो ये तो यहाँ का कल्चर रहा है। यहाँ मैं आज तक, मुझे नहीं दिखा आज तक। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, कैथलिक स्कूल, वहां तो हम लोग प्रेयर पढ़ते थे, ऑलमाइटी गॉड क्रिएटर ऑफ ऑल, तो वहां कभी धर्मांतरण की बात नहीं हुई। कैथलिक चर्च था बाजू में। तो ये इस तरह की बातों से छत्तीसगढ़ अगर दूर ही रहे, बचा रहे, तो
तो मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ के लिए भी सौभाग्य की बात होगी, यहाँ रहने वालों के लिए भी सौभाग्य की बिल्कुल बात से होगी। अनिल, सवाल यही उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में कौन जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। अगर छात्र का एक बड़ा समूह 155 की संख्या, अधिकांश छात्र कहते हैं कि हमारे ऊपर बलपूर्वक दूसरे धर्म के चीजों को मानने के लिए, जानने के लिए या उसे फॉलो करने के लिए दबाव बनाया गया, वो मानसिक और धार्मिक शोषण का आरोप लगाते हैं अपने पत्र में। गंभीर सवाल यही है कि कौन चाह रहा है छत्तीसगढ़ को बदनाम करना, कौन छत्तीसगढ़ के पीछे साजिश रच रहा है। छात्रों को और भी कुछ कहना अनिल जी कि ये कोई पहला मामला नहीं है उस विश्वविद्यालय में। उस विश्वविद्यालय में एक, मैं प्रोफेसर का नाम कतई नहीं लूंगा, एक प्रोफेसर अपने पीएचडी के स्कॉलर से बाइबिल पढ़वाते हैं और कहते हैं कि बाइबिल पढ़ो और उसका नोट्स बना के दो, तब मैं आगे साइन करूंगा तुम्हारे छमाही प्रतिवेदन पे। नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने मुझसे टेलीफोन पे बात करते हुए तमाम चीजों की जानकारी दी। ये भी कहते हैं कि साहब उस परिसर में एक हनुमान जी का मंदिर था, सौंदर्यीकरण के नाम से तोड़ दिया गया। छात्रों ने जब विरोध किया, खंडित मूर्ति की पूजा कर दी गई और कहा गया कि आप सब मिलकर पूजा करिए। अभय जी, सवाल बेहद गंभीर है कि कौन छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को बिगाड़ने का काम कर रहा है। अभय जी। डॉक्टर अवधेश जी, यही तो मेरे चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता बन के विश्वविद्यालय के पक्ष में बात कर गए। आप कल्पना के लिए बात कांग्रेस के प्रवक्ता कहते, तो ये आरोप लगाने वाले कि धर्मांतरण ये कराते हैं, धर्मांतरण को ये बढ़ावा देते हैं। आज कोई घटना घटी, 30 मार्च को घटी, तो वहां के कुलपति चक्रवाल साहब क्या कर रहे हैं? और हमारे उज्जवल छोटे भाई हैं, उनके विचार से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हो सकता है किसी ने मनगढ़ंत कहानी करी हो, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना। और उज्जवल जी, अगर आप कुलपति से बात करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करते हैं, तो आपने उस छात्र से बात क्यों नहीं किया? आपके वहां विधायक हैं, ऊर्जावान हैं, जुदेव जी के बड़े कट्टर समर्थक रहा करते थे, वो घर वापसी के कार्यक्रम चलाते थे, वो विधायक हैं आज बेलतरा के। वहां बेलतरा में वो कौन स्थापित है, उनका क्या पक्ष है? तो इसकी जांच दंडाधिकारी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर, छत्तीसगढ़ को और बिलासपुर को अशांत करने का काम पिछले 2 महीने से चल रहा है। ये कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है? अगर ये मनगढ़ंत कहानी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अभय जी, आपने सही कहा कि अगर मनगढ़ंत कहानी है तो इसके पीछे है कौन? यही तो गंभीर सवाल है। उज्जवल जी, यह मामला एक बार फिर से शिक्षा संस्थानों में धर्म और सेकुलरिज्म के सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दिया है कि क्या सीमाएं होनी चाहिए। आप तो साहब विदेश में पढ़े हैं, अनिल जी हाईली क्वालिफाइड है। क्या शिक्षण संस्थाओं में अगर ऐसे खुले आरोप लगे, लिखित में आरोप लगे, तो मामला को गंभीर क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों प्रारंभिक तौर पे, फौरी तौर पे, शुरुआती तौर पे क्लीन चिट दे दी जाए कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो उस आदेश की कॉपी को पढ़ देता हूं मैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय नैक में A++ की ग्रेडिंग, क्या आदेश में निकाला जाता है कि प्रोफेसर दिलीप झा, आचार्य अर्थशास्त्र विभाग को विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु समक्ष अनुमोदन उपरांत प्रोफेसर राजेंद्र कुमार मेहता, आचार्य ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग को NSS का समन्वयक नियुक्त किया जाता है। आपने जब प्रारंभिक क्लीन चिट दे दी तो क्यों उन्हें हटाया गया पद से? क्यों 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई फैक्ट एंड फाइंडिंग के नाम पे? अवधेश जी, किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, क्योंकि जांच कमेटी अपनी जांच करेगी उस पद पे किसी भी व्यक्ति का जो जिस पे आरोप लगाया गया है, उसको दूसरा प्रभार दिया गया है, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को समन्वयक बनाया गया है। क्लीन चिट किसने किसको दिए मुझे बता दीजिए आप। मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, एसपी साहब ने भी कुलपति जी को पत्र लिखा है, उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके बाद। उन्होंने पूछा है कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम की हमें जानकारी दी जाए। कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मनगढ़ंत कहानी, मैंने कहा कि लॉजिकली इट डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स। स्टोरी जो बनाई जा रही है कि 3 छात्रों ने 155 छात्रों को बलपूर्वक स्टेज से, और मैंने लेटर भी पढ़ा है, आरोप भी मैंने पढ़ा है, उज्जवल जी, मैं प्रमाण पत्र नहीं दिया। ठीक है उज्जवल जी, मैं फैक्चुअल एरर है, मैं करेक्ट कर देता हूं। फिर से मैं उसी बात को कह रहा हूं, 3 छात्रों ने दबाव नहीं बनाया, वहां पे मौजूद स्टाफ ने दबाव बनाया कि इन छात्रों को आप फॉलो कीजिए। वो मंच पे थे, बाकी 155 छात्र नीचे थे उनके आरोपों के अनुसार। ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी समन्वय के पास कि वो 155 छात्रों को बलपूर्वक ये कहे कि नमाज पढ़ें? अगर ये गिनती उल्टी होती,
अगर 3 बच्चे जो हैं वो हिंदू होते और 155 छात्र अगर दूसरे धर्म के होते तो बात समझ में आती है अवधेश जी। मैं बोल रहा हूं इसको सनसनीखेज विषय बनाने से मीडिया को भी परहेज करना चाहिए। जैसा अनिल भैया ने कहा, सेंसिटिव विषय है, गंभीर विषय है, कुछ आरोप लगे हैं, जांच जारी है। जब तक जांच सामने नहीं आ जाती इस मामले को तूल देना छत्तीसगढ़ राज्य की शांति के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही अनिल जी, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कतई ठीक नहीं है कि शैक्षणिक संस्थानों पे ऐसे गंभीर आरोप लगे। लेकिन बार बार आरोपों का लगना, छात्रों के समूह का फिर से जिक्र कर देता हूं कि 155 छात्र, क्या इतने अबोध वो छात्र है कि किसी के बहकावे में आके वो ऐसा आरोप लगा देते? लिखित में प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित में मेल किया जाता है, शायद उसकी कॉपी उज्जवल जी के पास नहीं होगी, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। लिखित में मेल किया जाता है एमएचए को, एनएसएस के डायरेक्टर को, आरएसएस को, बजरंग दल को, बीएचपी को, सबको लिखित में मेल किया जाता है। कौन है षड्यंत्र के पीछे? नहीं, मैं आपसे सहमत हूं डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल इस बात का उठता है ना कि आखिर में क्या नमाज पढ़ने से उनका धर्म परिवर्तन हो गया? बिल्कुल। तो नमाज पढ़ने से हो क्या रहा है? नमाज तो एक तो हम आप कह सकते हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, तो योग में भी ऐसी 2-4 मुद्राएं होती है। तो ये जो मामला है, इसमें जो आरोप है, उस आरोप के पीछे जो क्या उसका इंटेंशन क्या है? बिल्कुल। अगर वो नमाज पढ़ा भी दिए जबरदस्ती तो वो मुसलमान तो हो नहीं जाएंगे। देखिए, ये पहला मौका है अब अभी हाल में जो अब आ रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच टकराहट का छत्तीसगढ़ में पहला दूसरा मामला है। 1-2 कांकेर और केसकाल और घटनाएं और वन ऑफ घटनाएं के अलावा कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो मामला रहा, शुरू से रहा, जो चाहे शैक्षणिक संस्थाओं पर कह लीजिए, चर्च पे कह लीजिए, वो क्रिश्चियन वर्सेस जो ट्राइबल्स का था, वो हाँ, ये पहला ये अनफॉर्चुनेटली ये पहला मामला है जिसमें हिंदू मुसलमान, और आज की डेट में जब वक्फ का जो बिल जो पास हुआ उसका सारे देश में विरोध हो रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता या मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है वो ये संकेत कर रहे हैं कि बंगाल से जो शुरू हुई चिंगारी वो धीरे धीरे फैल रही। मध्य प्रदेश में क्यों आई, नीमच में क्यों आई? हमारे यहाँ अभी हाल में ऐसा कोई धार्मिक प्रयोजन नहीं था या आयोजन नहीं था, तो इसलिए ऐसा नहीं। लेकिन ये जो मामला हुआ है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारे देश को अशांत करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। हर जगह ये किस तरह की कोशिश की जा रही है कि ये छेड़ा जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है अन्य प्रदेशों की तुलना में, या अवश्य भी यहाँ मुसलमान बहुत कम है, 2.5-3% है, तो इसलिए जब वक्फ बोर्ड के जो वक्फ बिल का जब विरोध नहीं हुआ, तो फिर ये नमाज पढ़ने से क्या हो जाना है? मैं देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं मुस्लिम मोहल्ले में पैदा हुआ, पला बढ़ा, मैं हर घर में खाना खाया, हर घर में मेरा प्लेट खाना थाली अलग रहता था। कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तू बिरयानी खा ले, ये खा ले, वो खा ले। तो कभी मैंने नहीं देखा पूरे मौधा पर, आज भी मुझे बंटू के नाम से जानता, आज भी कभी भी मैं कहीं जाता हूं तो वो पूरे के पूरे लोग कैसा है बेटा, कैसा है बेटा। तो यहाँ कम्युनल हार्मनी का ऐसा कोई डिस्टर्बेंस दिखा नहीं। आप देख लीजिए, उदय मुदलियार राजनांदगांव से विधायक, कलावती मेहता भाटापारा से विधायक, जयाबेन धमतरी से विधायक, सरदार गुरमुख सिंह पुरूद और धमतरी से विधायक, तो आप राजेंद्र पाल सिंह भाटिया खुज्जी से, मक्कड़ जगदीश मक्कड़ जो है वो बिलासपुर में बिल्हा नहीं शायद बिलासपुर जिले से बेलतरा जी से मोहम्मद अकबर मौदापारा से। फिर तो आप ये तरुण चटर्जी रायपुर से इतनी बार विधायक रहे, बंगाली। तो यहाँ पर कभी मैं जात पात की जो है राजनीति देखा नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो हो रहा है ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल इसमें जो है अगर वो प्रोफेसर इन्वॉल्व है, जैसे आप कह रहे हैं, आप दूसरी बात, एक बात सही आपने जो कही बिल्कुल सही कही कि आप प्रोफेसर को सिर्फ शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? आप उसे सस्पेंड कीजिए, जब तक वो जांच को प्रभावित न करे तब तक आप उसको यूनिवर्सिटी से बाहर रखिए। कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की शांति से जुड़ा हुआ मामला है। एक अनवांटेड फ्रंट और नहीं खुलना चाहिए। बिल्कुल सर, विश्वविद्यालय अधिनियम में कदाचार में शामिल है। इस बात का उल्लेख है कि आप लिंग, धर्म, जाति, किसी अन्य विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आप सार्वजनिक या निजी तौर पे किसी भी अनुचित या आकस्मिक व्यवहार को भी नहीं कर सकते। एक कदाचार के अधिनियम में लिखा हुआ है। उसके बाद भी अगर इस तरह से सियासत होगी तो अभय जी सवाल आपसे है, क्यों इसे सियासी मुद्दा बनाया जाए जबकि मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए? अभय जी देखिए, अनिल भैया बार बार वहां गए थे कि मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे छात्र संघ चुनाव में कहीं आड़े नहीं आया मेरा ब्राह्मण होना या गैर मुस्लिम होना। वो समय बीत गया, अब आरएसएस राजनीति कर रही है। पूरे देश में उन्होंने जो फैला रखना है वो फैलाया है।
मैं तो यही कह रहा हूं ना कि सरकार केंद्र में आपकी, राज्य में आपकी, जिले में आपकी, विधायक वहां पे आपका, आप इसकी जांच करवा दें। और ऐसी कार्य मैं उज्जवल दीपक जी की भावना से पूर्णतः सहमत हूँ। वो बहुत अच्छी भावना से, बहुत अच्छी तरह आज डिबेट में उन्होंने पक्ष भी रखा। लेकिन जो कुछ बीजेपी करती है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथी संगठन जो कर रहे हैं, उसका ही किसी की ऐसी हिम्मत होती है सामने आने की, करने की। लेकिन एसपी चिट्ठी लिख रहे हैं कुलपति को, लेकिन कुलपति चिंतित नहीं है कि उनके परिसर में ऐसी घटना हो रही है। छात्र जाके थाने में शिकायत कर रहा है, इस कुलपति की चिंता का विषय है। उनको पत्र लिखना था कलेक्टर और एसपी को कि आप इसकी जांच करा दीजिए। निष्पक्ष रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सस्पेंड तो कुलपति को होना चाहिए, जिनके नेतृत्व में अभी आपने उदाहरण देकर बताया हनुमान मंदिर का, आपने उदाहरण बताकर बताया एक पीएचडी के 100 छात्र का। ये उदाहरण आप दे रहे हैं कि छात्रों ने। अभय जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। अभय जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में अगर इस तरह से जहर घोलने की कोशिश की जाएगी तो केवल कानून के दायरे में रह के ही जिम्मेदारियां तय नहीं होगी। आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे तत्वों को ना बढ़ने दिया जाए और ना ही उस पर सनसनीखेज उसे बना के लोगों के सामने परोसा जाए। तभी जाके सामाजिक दायित्व का निर्वहन हो पाएगा। और ऐसे विषयों पे लगाम तभी लग जाएगा जब ये मामला या विषय आगे न बढ़ पाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।